तो क्लास 10th लेसन 7 शुरू कर रहे हैं ना। लेसन 7 पाठ का नाम है साइंस लिखना नियंत्रण नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय। चलो देखो आज का हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातों को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर नियंत्रण क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे समन्वय क्या होता है। समन्वय। तब हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियां। तब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो एक बात की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज। बहुत सुंदर चैप्टर है 7 नंबर का पढ़ना है। इसमें देख लो नियंत्रण हम लोग पढ़ेंगे, समन्वय पढ़ेंगे। देखो तो अगर कोई पूछे आपसे नियंत्रण क्या होता है तो देखो किसी भी वस्तु में जब रोग उत्पन्न होता है या कोई भी जंतु आवश्यकता से अधिक वृद्धि करता है तो उसको रोकने की जो क्रिया होती है उसी को नियंत्रण कहते हैं। जैसे कोई पौधा है, पौधा के अंदर पौधा का आपने बुआई किया, उसमें खरपतवार जम गए हैं तो उस खरपतवार को रोकने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को नियंत्रण कहते हैं। और समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है कि एक जंतु है, माने कई जीव हैं, एक दूसरे से जुड़ करके जो रहते हैं उसी को हम लोग समन्वय कहते हैं। ठीक है। तो पहले एक हेडिंग बना लो नियंत्रण। लिखते चलो कि याद होता रहेगा। नियंत्रण। नियंत्रण अंग्रेजी में कंट्रोल कहते हैं। देखो जब एक जीव की वृद्धि बहुत अधिक होने लगती है, बहुत अधिक होने लगती है तो इसे रोकने के क्रिया को नियंत्रण कहते हैं। तो इसे रोकने की क्रिया को नियंत्रण। वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है तो उसी को हम लोग नियंत्रण कहते हैं। पहला हेडिंग यही जान गए। नियंत्रण के बाद आइए समन्वय। समन्वय समन्वय में क्या होगा कि जब कई जीव एक साथ एक दूसरे से जुड़कर अपने जीवन को बिताते हैं, तो उसे समन्वय कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। मैंने अपने आप में उस संबंध स्थापित कर लिया है। उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे गाय है, भैंस, बकरी, ये दोनों आप लिख सकते हैं। देखो जितने पढ़ोगे बायोलॉजी उतना याद होता जाना चाहिए। बात समझ गए? नियंत्रण समझ गए, समन्वय समझ गए। समन्वय का मतलब होता है कई जीव होते हैं एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो उसी को समन्वय कहते हैं। अच्छा संबंध बनाकर बिताते हैं तो समन्वय होता है। नियंत्रण क्या होता है कि
कई जीव होते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, तो उसको रोकने की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रण करते हैं। ठीक है, सम नियंत्रण जान गए, समन्वय जान गए। अब आते हैं उद्दीपन। चलें, तीसरा हेडिंग बना लो, उद्दीपन। उद्दीपन लिख लो। वातावरण के परिवर्तन के साथ, वातावरण के परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलने की क्रिया को, बदलने की क्रिया को उद्दीपन कहते हैं। जेगान परिवेश होता है, वातावरण बदलता है, उसके अनुसार अपने आप को हम लोग बदल लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। 4 नंबर लिख लेना, परिवेश। परिवेश देखो, परिवेश अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को परिवेश कहते हैं। ठीक है ना? जैसी को निकाय लिख लो, लिख लो, पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जहाँ तक हम अध्ययन करते हैं कभी कभी, निकाय। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अरे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब याद है ना तुम लोग को? ये चलो लेखनी बना लो, अनुक्रिया। देखो, पर्यावरण के बदलने के साथ, पर्यावरण के बदलने के साथ मनुष्य के अंदर या जंतुओं के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं, तथा इस क्रिया से जंतु अपने जीवन को बचाए रखता है। जंतु अपने जीवन का क्या करता है? किस क्रिया से? अनुक्रिया से। जरा सोचो, कभी एक ऐसा समय आता है कि बहुत अधिक तापमान चारों ओर हो जाता है, तो कैसे हम लोग जीते हैं? जरा सोचो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगातार मौसम परिवर्तन होता रहता है कि बहुत अधिक जाड़ा आ गया, बहुत अधिक जाड़ा आ जाता है, फिर भी जाड़े के अनुसार अपने आप को हम लोग को ढाल पाते हैं, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को हम लोग बदलते हैं। जो नहीं बदल पाता है, उस जाड़ा को सहन नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा करके चला जाता है। खासतौर से जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े जो बहुत बुजुर्ग हो गए होते हैं, जिसकी एज 70 से 75 के बीच में होती है, उसका सहन नहीं कर पाता। जब बहुत अधिक गर्मी आती है तो गर्मी के कारण तो कोई मरता नहीं है, लेकिन फिर भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती है। माने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग छटपटाने लगते हैं, सांस संबंधी बीमारी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं सब। तो मनुष्य क्या है ना, एक मनुष्य है और उसको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी देखिए चारों ओर एकदम इतना बरसात होती है
ऐसा लगता है कि अभी बादल टूट के शरीर पर गिर जाएगा, घर टूट के शरीर पर गिर जाएगा। उसमें भी मानव को जीना पड़ता है किसी तरीके से। जाड़ा में भी जीना पड़ता है, बरसात में भी जीना पड़ता है। आंधी आई, तूफान आया, भूकंप आया, बाढ़ आया, सुनामी आई, हुदहुद तूफान आया, इसमें भी मानव को जीना पड़ता है। तो मानव जो होता है, जो जंतु होते हैं, जंतु को मान लो, मानव तो अपने आप को चलो भाई सुरक्षित, लेकिन जंतु कितना दिक्कतें होता होगा सोचो। कौआ होते हैं, कौआ कबूतर देखते होगा, जाड़ा का मौसम में ठिठुर कर आते हैं बेचारे, धूप का इंतजार करते हैं। तो जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबको अनुक्रिया कहा जाता है। अनुक्रिया का मतलब पर्यावरण जैसा बदलता है वैसे मनुष्य अपने आप को बदल लेता है। और जो नहीं बदल पाया वो नहीं जी पाया। जो अपने आप को नहीं बदल पाया पर्यावरण के अनुसार, उसके जीने में बहुत दिक्कतें होती है। तो इसी को अनुक्रिया कहता है। अनुक्रिया के बाद हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया क्या होती है? जिसके द्वारा हम लोग वस्तुओं को आसानी से पहचान लेते हैं, उसी को ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। लिख लो, ज्ञान इंद्रिया लिख लो। लिखो, ज्ञान इंद्रिया वह होती है जिसके द्वारा वस्तुओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन अलग अलग वस्तुओं को पहचानने के लिए अलग अलग ज्ञान इंद्रिया का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान इंद्रिया का प्रयोग किया जाता है। याद है ना ज्ञान इंद्रिया कितनी होती है? 5। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, देख लेना। ज्ञान इंद्रिया के प्रकार, देख लेना। ज्ञान इंद्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ज्ञान इंद्रिया 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? नाम लिख लीजिए, तब नाम आप लिख के बता। हाँ, अब लिख लो ज्ञान इंद्रिया के प्रकार। तो हो गया, 5 प्रकार के होते हैं ना। 1 2 3 4 5। पहला नाम बताओ सबसे अच्छा। वाह, आँख मारे हैं। तो आँख क्या होता है ना? इसके द्वारा किसी वस्तु को देख करके पहचाना जाता है। उदाहरण बताओ। इसके द्वारा किसी जीव को देखकर पहचाना जाता है। बताओ उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उसको तो देखकर ही पहचानेंगे। हाँ, कुत्ता लिख लो, गाय लिख लो। हाँ, माने कलर भी पहचान सकते हैं। माने गाय भी है तो गाय ही है कि गाया हो, माने बैल है, आदमी देख के पहचान सकता है। हालांकि जब गाय बच्चा देती है तो लोग तुरंत टू देते हैं, टू करके पता करते हैं हाँ ये क्या है, बाछी है कि बछड़ा, टू करके माना स्पर्श करके। चलो भाई, दूसरा होता है नाक। नाक, इसके द्वारा सूंघ करके वस्तुओं की पहचान की जाती है ना। इसमें वस्तुओं को सुगंध के द्वारा पहचान की जाती है। जैसे हाँ,
कहाँ सही सेंट बना है कहाँ? अच्छा, कोई वस्तु खराब है कि अच्छा है, क्या आप उसको स्पर्श करके बता पाएंगे अच्छा तरीके से ना? उसको महसूस करके ता जो मान सुगंध होता है, खराब अगर है तो वस्तु खराब है, सुगंध के द्वारा वस्तुओं की पहचान हो जाती है। सुगंध से मान लो रोटी है, रोटी मांगता है तो कहते हैं आज बासी है। बासी रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन बासी अगर मछली है, मीट है तो उसको हम लोग चबा जाएंगे एकदम हड्डी सहित है। तो नाक के द्वारा क्या करते हैं? पोटा छिड़कते हैं ना, सुगंध महसूस करके हम देखते हैं। उसके बाद से कान होता है ना, कान के द्वारा कैसे क्या करेंगे? सुनते हैं और सुन करके पहचान करते कि कोयल है कि कौवा है। हाँ। इसके द्वारा आवाज को पहचान कर जीव की पहचान की जाती है। जीव की पहचान की जाती है। कान के बाद क्या होता है? मुंह। तो अच्छा जी। तो अच्छा होता है, मुंह होता है। मुंह से क्या पता करोगी? मिट्टा में जाकर लड़ाओगी कहाँ? हाँ, क्या चुमा लेकर पता करोगी क्या होगी? तो अच्छा, इसके द्वारा किसी वस्तु को स्पर्श करके पहचाना जाता है, किसी जीव को स्पर्श करके पहचाना जाता है। ठीक है ना? सांप है ना, सांप पहचान कर तो उसको स्पर्श करना, उसके जो जहाँ मूड़ी होता है वही छूना, स्पर्श करना, लेकिन ना कभी ठोक देगा उलट जाएगा। कुत्ता होगा अगर मुंह पर सुगराना ना, तो मुंह में हाथ घुसा देना, पता चल जाएगा। और लास्ट क्या बचा है? जीभ। जीभ, इसके द्वारा किसको पहचान की जाती है? स्वाद के ना, इसके द्वारा स्वाद की पहचान की जाती है। नोट कर लो। कैसा लगा बायोलॉजी? सब आसान है, 10 बोले चलेगा। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। सिस्टम, सिस्टम है तंत्र होता है। बाबू ये देखो खूब बढ़िया चीज इसको समझो कि आखिर तंत्रिका तंत्र होता है। जितने भी जंतु होते हैं, ठीक है ना, सभी जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो मानव में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, पहले आप कहेंगे कि शरीर के प्रत्येक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाला विविध ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के समन्वय हेतु जंतुओं में एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये वातावरणीय परिवर्तन की को संवेदी सूचनाएं के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्रिकीय परिणाम अथवा आवेगों के रूप में प्रसारित कर तीन प्रतिक्रियाओं को संचालन करता है। देखो, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम लोग महसूस करते हैं। पहले समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तंत्रिका तंत्र जो होता है, जितने भी क्रियाएं होती है, इसके द्वारा सभी क्रियाओं को हम लोग महसूस करते हैं। अच्छा जरा सोचो, कभी बारिश होती है तो आपके मस्तिष्क को ये तुरंत पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। और इसको कौन बताता है? तंत्रिका तंत्र बताता है। बहुत विकसित होता है यार। समझो, गाड़ी चलाते हैं, जरा सोचो, गाड़ी चलाते हैं और एकदम से सामने, तुरंत सामने कुछ आ गया तो आपके मस्तिष्क को तुरंत ये आभास हो जाता है। तंत्रिका तंत्र तुरंत सूचना देती है कि सामने कोई आ गया, ब्रेक मारते हैं और वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है। जरा सोचो, अचानक आप चलते हुए चल रहे हैं, अचानक कुछ उड़ता हुआ आपके आँख में पड़ा, तुरंत आपके तंत्रिका तंत्र एहसास कराता है कि आपके आँख में कुछ आने वाला है और तुरंत अपने आँख को आप बंद कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करने का काम तंत्रिका तंत्र करता है। तो कभी कभी तंत्रिका तंत्र किसी व्यक्ति में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति सही से सोच नहीं पाता है। अब बुजुर्गों में ज़्यादा होता है, अभी हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग का तंत्रिका तंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तंत्रिका तंत्र, हालांकि देखो एक बात आपको बताते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है अनुभव बढ़ता है, अनुभव जो होता है बढ़ता है, लेकिन कैपेसिटी जो होती है कम होती चली जाती है। आप अभी मान लीजिए कि 12-13 साल 14 साल के होंगे तो आपकी जो अनुभव है बहुत कम है,
जो लोग कहते हैं ना कि जिसके पास अनुभव कम होता है वो अपने ताकत के बल पर जीता है, और जिसके पास अनुभव ज़्यादा होता है वो अपने दिमाग के बल पर जीता है। जैसे आप लोग किसके बल पर? ताकत के बल पर जीते होंगे कि हमारे पास इतना ताकत है, ये कर सकते हो, कर सकते हैं। लेकिन आपके पिताजी कभी ताकत के बल पर नहीं जीतते होंगे, वो हमेशा अपने दिमाग का, ब्रेन का प्रयोग करके वो जीतते हैं। होता है। तो जब माने उम्र बढ़ता है तो अनुभव बढ़ता है। अनुभव का मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र की विकास होती चली जाती है। तो ये किसी किसी व्यक्ति में तंत्रिका तंत्र फेल कर जाता है, तो जब फेल कर जाता है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता, सोच नहीं पाता है, जिसको लोग कहते हैं कि इसको फालिश मार दिया। मैं तंत्रिका तंत्र से सब अंग, ये हाथ काम कर रहा है, ये पैर में बोल रहा हूँ, सारे पैर वगैरह जितने सब तंत्रिका तंत्र से काम कर रहा है। अगर ये हाथ की जो नसें जुड़ी हुई तंत्रिका तंत्र से फेल कर गई तो हाथ ऐसे ही रह जाएगा, कहीं जाएंगे तो ऐसे लटकाए हुए जाएंगे। समझ रहे बात को? तो ये तंत्रिका तंत्र, और शरीर में जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। शरीर में जितने भी कोशिकाएँ पाई जाती है उसमें सबसे बड़ी कोशिका यही होती है। कौन? तंत्रिका तंत्र। लंबाई कितनी? 1 मीटर होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। समझ रहे हो? माने इसके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब तंत्रिका तंत्र के एक हम लोग चित्र बनाएंगे, आज चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कौन कौन इसकी संरचनाएं होती है, क्या क्या इसमें क्या होती है, पाई जाती है। तो कुछ बात जाने की नहीं तंत्रिका तंत्र में। आपने जाना ये है कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। तंत्रिका तंत्र जो होती है हमारे अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी भी पैदा करती है। और जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? इतना बड़ा, इतना लंबा होता है आपके तंत्रिका तंत्र, 1 मीटर लंबा। तो काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें आपको कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। जैसे ये कोशिका होती है विभाजित करके 2 भागों में बढ़ जाती है, फिर 3 भागों में। लेकिन तंत्रिका तंत्र एक होता है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता। माने एक तंत्रिका तंत्र से 2 तंत्रिका तंत्र कभी नहीं शरीर के अंदर बन सकते हैं, एक ही तंत्रिका तंत्र होता है। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर के अंदर कौन सी कोशिका है जिसके अंदर विभाजन नहीं पाया जाता, तो क्या कहेंगे? कितना इसकी लंबाई होती है? हाँ, एकदम सब याद रखना। देखो मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। तो देखो आपको बता दें, तंत्रिका तंत्र से मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। आपके देखिए चित्र में बनाया होगा, देख रहे हो ना? देखिए चित्र में एक देखो मोटा सा ऐसे बनाया होगा इस तरीके से, जिसको लिखा होगा तंत्रिका काय, देख रहे हैं ना? एक तंत्रिका काय होगा ऐसे, माने अरे मान लो कि ये संरचना इस तरीके से, सपोजिट आपको थोड़ा सा एक रफ मन बनाना है, इस तरीके से एक बनाया होगा, ठीक है? फिर ऐसे खींच करके फिर नीचे इस तरीके से जाए, तो इसको नाम होगा तंत्रिका काय लिखा है, खूब बड़ा है। इसका जो नाम होगा वो देखो तंत्रिका अक्ष लिखा है, अक्ष होगा ही लिखा है ना? नीचे वाला क्या लिखा है? नीचे वाला को, सबसे नीचे वाला को देखो, हाँ, तंत्रिका तंत्र की अंतिम सिरा लिखा होगा। इसी को वृक्षिका या ड्रुमिका कहते हैं। तो हम पहले बता दें कि आखिर ये पूछा जाएगा कोशिकाएं या तंत्रिकाएं क्या होता है, तब कहेंगे ये तंत्रिका कोशिका का प्रमुख भाग होता है। मान जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, उस तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग होता है जो ऊपर आप हिस्सा देख रहे हैं, जिसको आप तंत्रिकाएं कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग क्या होता है, तो क्या कहेंगे? तंत्रिकाएं होता है। और सुनो, कोशिकाएं के जीव द्रव्य में, मान जो तंत्रिका तंत्र होता है इसके जीव द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गल्जिकाएं पाया जाता है, अंतःप्रद्रविकी जालिका पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त अनियमित आकार के अनेक कण भी मिलते हैं। आप पढ़े होंगे सब 9th में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गल्जिकाएं क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक में DNA RNA वगैरह पाया जाता है। सब माने कोशिका या तंत्रिकाएं में क्या होता है, पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न कोई पूछेगा बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र में। तो क्या कहोगे? तंत्रिकाएं में पाया जाता है ना। गल्जिकाएं भी कहाँ पाया जाता है? तंत्रिकाएं में। राइबोसोम्स भी कहाँ पाया जाता है? तंत्रिकाएं में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तंत्रिकाएं में। सब आपका लिखा गया है। उसके बाद से होता है तंत्रिकाक्ष या अक्ष तंतु, देख रहे हैं ना, लंबा सा ये वाला हिस्सा जो है इसको तंत्रिकाक्ष या क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। देखो आप कहेंगे कि तंत्रिका या कोशिकाएं से एक लगभग बराबर मोटाई का लंबा प्रवर्ध अक्ष तंतु या तंत्रिकाक्ष कहलाता है। देखो जैसे ये प्रवर्ध निकला है ना, इतना लंबा जो प्रवर्ध है, इसी को हम लोग तंत्रिका अक्ष या तंतु अक्ष कहते हैं।
अच्छा, तंत्रिकाज के अंतिम छोर की उपशाखाओं पर घुंडी नुमा रचनाएं मिलती है। ये अन्य तंत्रिका कोशिका के वृक्षिका के साथ संधि बनाती है। तंत्रिकाज चारों ओर से तंत्रिका छाद या न्यूरिलेमा से घिरा होता है। यह श्वान कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिकाज स्थान स्थान पर तंत्रिकाज से चिपका रहता है। इन स्थानों को रेनवियर की पर्व संधि कहते हैं। कुछ तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिकाज के चारों ओर माइलिन नामक वसीय पदार्थ पाया जाता है। इन तंतुओं को मज्जावृत्त या माइलिनेटेड कहते हैं। जब तंत्रिका तंतु में माइलिन का अभाव होता है तो इन्हें मज्जा रहित या नॉन माइलिनेटेड कहता है। ये मैंने आज के बारे में दिखा दिया। तो पहले हेडिंग बना लो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र लिखो। तंत्रिका तंत्र लगभग सभी जंतुओं में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र लगभग सभी जंतुओं में, न्यूरॉन भी इसको कहते हैं, याद होगा आपको, पाया जाता है। मानव में भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव में भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव में भी क्या होता है भाई? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आगे लिखना कि यह तंत्रिका तंत्र मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति को क्या करता है? प्रदान करता है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है और यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। ठीक है, नोट कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र का चित्र। देखो, कई बार तो चित्र में पूछ जाता है बनाने के लिए, तो बच्चे तो लगभग सब लोग बना ही लेते हैं, अपने हिसाब से बना ले जाता है। चित्र कोनो विशेष नहीं मायने रखता है। तंत्रिका तंत्र का चित्र है। अनेक पतली पतली यहाँ से प्रवर्धय निकले होती है इस तरीके से। आकाश बहुत सुंदर चित्र बनाता है। बनाने में एक्टर है चित्र। चित्र पर विशेष कोई नंबर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बना लेंगे तो लोग समझेंगे ये लड़का बनाता है चित्र। बहुत अधिक प्रदेश में निकले होती है। किताब में
अरे कहीं से बनाना, किताब हुआ, कॉपी हुआ, मोबाइल हुआ। तनिक प्रवर्धे बाहर की तरफ निकली होती है। एक लंबा अक्ष की तरह इसे दिखाई देता है। जिसको तंत्रिकाच कहा जाता है। नीचे जा करके कुछ विशेष आकार में फैल जाता है इस तरीके से। ठीक है, नाम जरूर याद रखेंगे। जो सबसे ऊपर वाला होता है उसका नाम होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा को तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका इसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका अक्ष। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका। तंत्र की अंतिम सीधा वगैरह बता देना इसको। बना लेते हैं, इसमें दिखा देना। केंद्रक वगैरह सब इसी में पाए जाते हैं। केंद्रक भी होगा, थोड़ा सा कहीं एक हिस्सा में दिखा दे ऐसे। इतना माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। फिगर तो बहुत सुंदर तुम लोग बनाए हो, देख कर लग रहा है स्पष्ट एकदम। ये पूरा जो खाली हिस्सा होता है उसको हम लोग कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं। इसके बाद से आप इसको युग्म कर सकते हैं। ये आपका होता है चित्र तंत्रिका। तंत्रिका अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। पहला लिखो कोशिकाएं। कोशिकाएं जैसी को क्या कहते हैं? साइटन। साइटन लिख लो। यह तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होता है। यह तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होता है। इसमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है। इसमें बड़ा सा क्या होता है? केंद्रक होता है। इसमें ऐसे लिखना, इसके कोशिकाएं में गाल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसके केंद्रक में कुछ मात्रा में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं।
याद हुआ सबको? देख लो, ये बहुत प्रमुख भाग होता है जो आप देख रहे हैं। कवन? कोशिकाएं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका प्रमुख कौन सा भाग होता है, तो आप कहिएगा कोशिकाएं होता है। लिखा गया। इसके बारे में बता देगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। सब कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साइटान भी कहते हैं। उसके बाद से सेकेंड है तंत्रिकाक्ष, इसी को हम लोग एक्सान भी कहते हैं। एक्सान। दूसरा लिख लो, तंत्रिकाक्ष, या इसी को हम लोग एक्सान कहते हैं। देखो, यह कोशिका काय के ठीक नीचे पाया जाता है। तंत्रिकाक्ष को लिख देना। एक्सान भी कहा जाता है। एक्सान भी कहा जाता है। कोशिकाएं से एक लंबी प्रवर्ध निकली होती है। अभी आप चित्र में भी देख रहे थे, कोशिकाएं से एक लंबी प्रवर्ध निकली होती है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंतिम छोर पर तंत्रिकाक्ष से समकोण पर कुछ शाखाएं निकली होती हैं। इसके अंतिम छोर पर तंत्रिकाक्ष से समकोण पर तंत्रिकाक्ष से समकोण में जानते ही होंगे, 90 अंश के कोण पर समकोण पर कुछ शाखाएं निकलती है। समकोण पर कुछ शाखाएं निकलती हैं जो माइलिन की बनी होती है। जो माइलिन की बनी होती है। नोट कर लो इसको। तीसरा का हिस्सा, ठीक है ना? तो लिखो, तीसरा का नाम लिखोगे? तंत्रिका तंत्र का अंतिम छोर। लिख लो, तंत्रिका तंत्र के अंतिम छोर। देखो, ये तंत्रिकाक्ष के नीचे होता, लिख लेना। यह तंत्रिकाक्ष का सबसे नीचे वाला भाग होता है। तंत्रिकाक्ष का सबसे नीचे वाला भाग होता है। इसमें से अनेक पतले प्रवर्ध निकले होते हैं। प्रवर्ध निकले होते हैं। अनेक मन पतले प्रवर्ध का होते हैं, निकले होते हैं, जिसमें से तीसरा प्रकार द्रमिका होगा ना? हाँ, तो वे तंत्रिका तंत्र का अंतिम छोर भी लिख सकल तुम, द्रमिका भी लिख सकल। तार इच्छा द्रमिका यहाँ पे है। तो देखो, ये हुआ है ना कि आप दुर्मिका लिख सकते हैं, या दुर्मिका के नीचे वाला हिस्सा तो ये ना तंत्रिका लिखा गया। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। चलो, हो गया। निकले होते हैं जिसमें से अनेक
पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो शरीर को संतुलित करते हैं। द्रुमिका भी लिखोगे? हाँ। लिख लो, उसके बारे में भी हो जाएगा। अच्छा है ना। द्रुमिका आगे लिखो इसको। देखो, ये अपेक्षाकृत छोटे और शाखामय प्रवर्ध होते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे और शाखामय प्रवर्ध माने जाते हैं ना, पतले पतले जो नहीं निकले होते हैं, उसी को हम लोग प्रवर्ध कहते हैं। जो सिरों की ओर क्रमशः संकरे होते हैं और वृक्ष का प्रेरणा या दुखने के दूसरी तंत्रिकाओं को ओर ले जाते हैं। लिख लेना कि ये शरीर में उत्पन्न प्रेरणा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।